अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दिल्ली सेवा अधिनियम अध्यादेश लोकसभा से पास हो गया है। ध्वनिमत के साथ बहुमत की सरकार ने लोकसभा में इस अध्यादेश बिल को प्रस्तुत करके इसे पास करा लिया है। मंडे को उम्मीद की जा रही है कि राज्यसभा में भी इस पर चर्चा होगी और राज्यसभा में भी सरकार के पास बहुमत है और दिल्ली को लेकर नया कानून बस अमल में आने वाला है। राज्यसभा से पास होना है, प्रेसिडेंट को साइन करना है। दिल्ली सरकार के पास सर्विसेज मामले के कोई अधिकार नहीं होंगे। दिल्ली सरकार सिर्फ एडवाइजरी दे सकती है, कोई आदेश भी नहीं दे पाएगी किसी मामले को लेकर। और इस प्रकरण को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी हो गई है। इसी बीच लोकसभा में आम आदमी पार्टी की इकलौते सांसद लुधियाना के सांसद को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब आगे की रणनीति क्या है और इस पूरे प्रकरण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है और आज सदन के भीतर बड़ा दिलचस्प नज़ारा दिखा। आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर आधारित है। बहनों भाइयों, दिल्ली अध्यादेश आज लोकसभा से पास हो गया। इस बिल को भारत के गृह मंत्री ने इंट्रोड्यूस किया और आज सुबह इस पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई। पूरे मानसून सत्र के दौरान ये पहला ऐसा बिल है जिस पर पूरे दिन सदन में बिना किसी शोर शराबे के चर्चा हो गई, जबकि पूरे 8 दिनों का सत्र में एक दिवस भी चर्चा नहीं हो पाई थी। ये इकलौता ऐसा बिल है जिस पर गंभीरता से बहस हुई। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि सदन चर्चा के लिए है, सदन बहस के लिए है। हमें किसी विषय पर मतभेद हो सकते हैं, पर चर्चा होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है और प्रतिपक्ष की भी है। और आज दोनों ने कमाल की बात है कि ये हौसला दिखाया कि इस विषय पर खुली चर्चा हुई। तकरीबन 4-5 घंटे तक चली इस चर्चा में सभी पार्टियां सम्मिलित हुई, लेकिन दिल्ली के मुद्दे को लेकर हाहाकार मच गया है। दरअसल दिल्ली सरकार से सर्विसेज के मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार वापस लेना चाहती थी, तो एक अध्यादेश लाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध। उस अध्यादेश को अमल में लाया गया और आज भारत की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा से उसे कन्फर्म करा लिया गया है। कारण भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है। कभी दिल्ली में पूर्ण राज्य की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनी हुई सरकार के अधिकारों को अपने पास ले रही है, केंद्र में ले रही है। यानी अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर कोई ऐसा एडवर्स चीज़ें नहीं आती हैं तो ये कानून सब जगह लागू होगा। हो सकता है भविष्य में बीजेपी की सरकार बने दिल्ली में और केंद्र में उसके विपक्ष की पार्टी होगी, तब बीजेपी को एहसास हो पाएगा कि दरअसल ये बन क्या गया है। लेकिन ये उतनी ही बात सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में अब करने के लिए ख़ास कुछ नहीं बचेगा। हालांकि नगर निगम उनके पास हैं और दिल्ली की अब उनकी सरकार एक एडवाइजरी गवर्नमेंट के रूप में रहेगी, तो उनके पास बहुत अधिकार नहीं होंगे और कोई भी बाबू, कोई भी अधिकारी चुनी हुई सरकार, चीफ मिनिस्टर के फैसले, कैबिनेट के डिसीजन को पलट सकता है, एलजी के पास भेज भी सकता है। यानी केजरीवाल सरकार के आदेश मानने की कोई बाध्यता अब अफसरों में नहीं है। इसके क्या परिणाम निकलेंगे? भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती है या फिर वाकई में दिल्ली की राज्य सरकार इस प्रकार के कदम उठा रही है कि भारत की केंद्र की सरकार को लगता है कि इस कदम से फेडरल स्ट्रक्चर को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इन फ्यूचर। शायद ये कारण हो। हमें सभी कारणों की और बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी और सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेशों के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए और इसको गंभीरता से समझना चाहिए। विपक्ष इसको संविधान पर हमला, चुनी हुई सरकार के अधिकारों की कमी मानती है, तो बीजेपी का मानना यह है कि अराजकता को बर्दाश्त यूं ही नहीं किया जाएगा, इसके खिलाफ हम चुप नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। तो आज ये कानून लेकर आया जा रहा है जिसे लोकसभा ने कन्फर्म कर दिया है। तो अब आगे की राजनीति कैसे होगी, दिल्ली में क्या होगा, इन सारे विषयों पर आज हम खुलकर चर्चा करेंगे। आप लोकसभा में दिए गए आज कुछ बयान सुने, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है। अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहाँ मुझे कह रहे थे कि भारत आपको देख रहा है,
मैं बता रहा हूं कि भारत देख भी रहा है, देखना भी चाहिए। आपके दोहरे चरित्र को भारत देख रहा है। शंका हमारे इसलिए है कि हिंदुस्तान में से एक ही राज्य दिल्ली नहीं है। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। दिल्ली सेवा बिल राजनीति से प्रेरित बिल है और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है, बीजेपी की राजनीतिक जमीन खींच ली है, बीजेपी के दिल्ली इकाई के नेताओं को राजनीतिक तौर पे बेरोजगार बना दिया है, पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड उनको कर दिया है, उन्होंने ये सोचा कि अब सरकार से सारी शक्तियां ले लें। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजय चौधरी बीजेपी से हैं, एमएच खान बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और यूपी के प्रभारी। थोड़ी देर में सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहन भाइयों, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पहले आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, राज्यसभा के सांसद, निलंबित सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि आज तो लोकसभा से बिल पास हो गया है, अब क्या करेंगे आप? देखिए, ये बिल पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है और भारत के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले के खिलाफ है। और इसलिए भी है कि 25 साल से बीजेपी हार रही है, और इसलिए भी है कि दिल्ली का मॉडल आज पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है, तो उस मॉडल को कैसे ध्वस्त करना है, इसके कारण से ये बिल लाया गया है। इसके पीछे और कोई दूसरा कारण नहीं है। आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए बता दूं ब्रजेश जी कि दिल्ली की विधानसभा, दिल्ली की सरकार बनी संविधान की धारा 239 ए से। संविधान की धारा 239 ए क्या कहता है? वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 3 विषय को छोड़कर सारे विषय दिल्ली सरकार के पास होंगे, यानी कि चुनी हुई सरकार के पास होंगे, मुख्यमंत्री के पास होंगे। अब इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला आया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सर्विसेज एक चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए, और इसके आधार पर उन्होंने फैसला दे दिया। 5 जजों का फैसला 8 दिन में ऑर्डिनेंस के जरिए बदल दिया गया। जबकि आप किसी सामान्य वकील से भी पूछेंगे तो कोई भी संविधान का संशोधन ऑर्डिनेंस के जरिए किया नहीं जा सकता। इसलिए एक गैर संवैधानिक बिल है कि आपने संविधान की धारा 239 ए में ही बदलाव कर दिया। तो इसलिए ये जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये बिल कहीं टिकेगा नहीं। आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के गृह मंत्री का स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली कभी पूर्ण राज्य था ही नहीं, ना ऐसा कभी दर्जा प्रदान किया गया, इसलिए हम कानून ला सकते हैं सदन के भीतर। जी हाँ, मैंने सुना। जी हाँ, 1:45 बजे वो घुसे और 2 बजे जो है दोपहरिया में नेहरूवादी हो गए थे अमित शाह जी। मैंने सुना 2 बजे एकदम ठीक घड़ी देख के नेहरूवादी हो गए तुरंत। जो भाजपा और उनके काडर दिन रात नेहरू जी को गालियां देने का काम करते हैं, आज वो अचानक नेहरूवादी हो गए, अंबेडकरवादी हो गए, कहने लगे नेहरू जी ने तो फुल स्टेट दिया। 239 ए आया नरसिम्हा राव के टाइम में। देश के गृह मंत्रियों कुछ सामान्य ज्ञान तो रखो अपने लिए, कुछ अता पता है। 239 ए आया नरसिम्हा राव के टाइम में, बात कर रहे हो नेहरू अंबेडकर की। तो इसलिए आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया, कहा था। 1993 का घोषणा पत्र, 1998 का घोषणा पत्र, 2003 का घोषणा पत्र, 2008 का घोषणा पत्र, 2013 का घोषणा पत्र, 2015 का घोषणा पत्र, 2014 के लोकसभा का घोषणा पत्र, 2013 का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गोवा का प्रस्ताव। और देखिए कि उसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर राज्य कार्यकारिणी तक सबने वकालत की कि दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए। और पूर्ण राज्य बनाने के लिए दिल्ली के अंदर आंदोलन किया भाजपाइयों ने, दौड़ा दौड़ा के पीछे नरेंद्र मोदी जी भी रहे हो, उनको भी 2-4 लाठियां लगी हो, लेकिन सब भूल गए। आप भूल गए। आप भूल गए अटल जी ने और आडवाणी जी ने तो बिल प्रस्तुत किया था पूर्ण राज्य का 2003 में, और आज आप कह रहे हैं कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं होना चाहिए।
इसलिए क्या आप 25 साल से हार रहे हैं? क्या इस देश के लोग आपको माफ करेंगे? एक क्या बात लोग और नहीं देख उन्होंने रहे कही कि केजरीवाल के अच्छे कामों को रोकने अराजकता के और लिए आप भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया कि आपके कई मंत्री जेल काट रहे हैं, काफी अराजकता फैला रखी है, काफी भ्रष्टाचार कर रखा है। तो मैंने तो राम मंदिर के घोटाले का पूरा सच आपके सामने रखा था। उत्तर प्रदेश की सरकार के घोटालों का सच आप पूरे देश, उत्तर प्रदेश की और देश की मीडिया के सामने रखा था। मैंने तो जल जीवन मिशन के घोटाले का सच रखा था, बेसिक शिक्षा विभाग के घोटाले का सच रखा था। तो बर्खास्त कर दीजिए योगी जी की सरकार को। वाटर घोटाले का आरोप तो खुद बीजेपी ने लगाया था हेमंत विश्व शर्मा पे। बर्खास्त कर दीजिए उनको, निकाल के बाहर कीजिए शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय को। अरे भाई, व्यापम घोटाले का आरोप शिवराज सिंह पे लगा था, उनको आपने मुख्यमंत्री बनाया, उनकी सरकार को बर्खास्त कीजिए। येदुरप्पा के ऊपर माइनिंग घोटाला था, उनको बर्खास्त कीजिए। बीजेपी के दिल्ली से सांसद हैं बिदुड़ी, उनका स्टेटमेंट आपने सदन के भीतर सुना है? ब्रजेश जी, 70,000 करोड़ का घोटाला गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, प्रधान सेवक ने, देश के रखवाले ने, चौकीदार ने, महामानव ने, उन्होंने विश्वगुरु ने 70,000 करोड़ का घोटाला भोपाल में पकड़ लिया था। और जिन लोगों का घोटाला पकड़ा, अजीत पवार का सिंचाई घोटाला, माइनिंग घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, उनको झप्पी लगा रहे थे, उनको झप्पी लगा रहे थे, बुके दे रहे थे और ले रहे थे। सदन में बीजेपी सांसदों के स्टेटमेंट आपने सुने हैं? कोई दुर्योधन बोल रहा है, कोई गाली गलौज हो रही है। जो भी गाली गलौज करेंगे उनको दिल्ली की जनता जवाब देगी। आज तो आपने सुना ना एक मंत्री का, सच्चाई तो आ गई ना इस सरकार के सामने, कह रही ईडी चली जाएगी। ये जो लोकसभा में सांसद बैठे हैं, तुम्हारे घर में काम करने वाले बच्चे हैं? ऐसे बात करोगी मंत्री होके? अकल नहीं है, दिमाग नहीं है जरा सा? ईडी चली जाएगी, सीबीआई चली जाएगी। अरे अहंकार, अमित शाह जी को मैं कहना चाहता हूं, हिटलर का भी नहीं चला, रावण का भी नहीं चला। आप किस आधार पर आपकी पार्टी ये क्लेम कर रही है कि ये बिल राजनीति से प्रेरित है? अच्छा, राजनीति से प्रेरित नहीं होता तो आप बताइए ऑर्डिनेंस किस स्थिति में लाया अरे जाता अच्छा है? प्रशासन लाएंगे, अच्छा शासन लाएंगे, एलजी साहब अच्छी सरकार चलाएंगे, बाबू लोग अच्छे से फैसले लेंगे, शायद आप लोग न ले पा रहे हो। तो ऑर्डिनेंस के जरिए ऑर्डिनेंस लाया जाता है विषम परिस्थितियों में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी हो रही है, उस दिन रात में आप ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं। लोकसभा का सत्र है, आपको बिल लाना था संविधान संशोधन के तहत, 2/3 बहुमत के तहत आपके पास होता, पास कराते, नहीं होता, नहीं पास कराते। जो कानून है उसके हिसाब से आप देश को चलाएंगे ना, कि हम इस देश के राजा हैं, जैसे चाहेंगे देश को चलाएंगे। अब ऑप्शन क्या बचा है आपके पास? सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और राज्यसभा में आएगा तो इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं वो भी इसका विरोध करेंगे। आपने सुना नहीं आज YSRCP ने क्या कहा कि हुजूर, इसको आंध्र प्रदेश में मत लगाइएगा, दूसरे राज्यों में मत लगाइएगा। पर वो सपोर्ट तो कर रहे हैं ना भाई। अब इसे आपके प्रोग्राम में बताना उचित नहीं होगा कि किस किस कारण से कौन कौन सपोर्ट करता है। एक तो मंत्री जी ने धमकी देके बता ही दिया कि ईडी पहुंच जाएगी, तो इशारा आप समझ लीजिए। होम मिनिस्टर का ये कहना है, आपने सुना होगा कि एक मुद्दा उन्होंने उठाया कि अपने अपने को बचाने के लिए सुपारी वाली पार्टियों को भी जाने न पाए इकट्ठा करने के लिए ये सब एक हो गए हैं। सुपारी पार्टी, सुपारी। देखिए, ये सब बातें जब भाजपाई बोलते हैं तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। भाजपाइयों को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का कोई नैतिक अधिकार है? जिसकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए सजा पा चुका हो, जो लोग शहीदों के ताबूत में घोटाला कर चुके हो, व्यापम घोटाला, वाटर घोटाला, माइनिंग घोटाला, सिंचाई घोटाला, कितने कितने घोटाले बताओ इनके। तो इसलिए भाजपाई कम से कम भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तो लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व तो समाप्त हो गया आज पूरे सत्र के लिए। आपके के बाद एक मोदी वॉशिंग पाउडर आया है जी, जो कहता है सारे दाग चुटकियों में धुले, हत्या करो, लूट करो, भ्रष्टाचार करो, जो मन में आए करो, मोदी वॉशिंग पाउडर से तुमको नहला दिया जाएगा। आपके एकमात्र सांसद को लोकसभा में आज निलंबित कर दिया गया, जैसे निलंबित होकर आप बैठे हैं। जो भी सच की आवाज उठाएगा उसको ये लोग निलंबित करेंगे, तो उसकी चिंता नहीं करना है, इनसे लड़ना है, डरना थोड़ी है।
पर अब आपकी सरकार के पास कोई अब आज अधिकार नहीं, राजीव कोई रंजन जी पावर बोल रहे नहीं। थे, जेडीयू के सांसद। अब आप उनके तो आप साथ एक इतने दिन एडवाइजरी रह चुके गवर्नमेंट हैं। हो कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। अब आप एक एडवाइजरी गवर्नमेंट मात्र रह गए हैं, देखिए, आप पास कोई अधिकार वगैरह नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अहंकार, गुरूर, तानाशाही हिटलर की नहीं चली तो इनकी भी नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार पर समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहनों भाइयों, हम परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय चौधरी जी, बीजेपी ने एक वक्त 2013 और उसके बाद के कई चुनावों में दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जा की वकालत की थी, बाकायदा इस पर प्रोग्राम्स जारी किए थे, बयान जारी हुए थे। आज दिल्ली से आपने उसका हक छीन लिया, क्यों? देखिए, क्यों का जवाब 1993 से 2015 तक का कार्यकाल है। इस कार्यकाल में कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी मुख्यमंत्री रहते हैं। 5-5 मुख्यमंत्रियों का दौर पूरे भारत ने देखा है। किसी भी प्रकार के सत्ता संघर्ष से दिल्ली और केंद्र दूर रहा, ये इतिहास में दर्ज है। उसके बाद क्या परिस्थिति आती है, एक छोटी सी घटना मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, उस सरकार बनने के बाद एक दिन रात में 10 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री आवास में बुलाया जाता है। आवास में बुलाने के बाद वहां के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं और विधायक उस चीफ सेक्रेटरी के साथ क्या दुर्व्यवहार करते हैं, यह आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है और देश को भी याद है। एक घटना बताइए पूरे देश में, जब कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाकर चीफ मिनिस्टर के आवास में उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक बड़ा अधिकारी था, उसके पहले की ऐसी कोई दूसरी घटना क्या हमें आपको किसी को याद है? यह कहां होता है? यह दिल्ली में होता है। इस प्रकार के संघर्ष की घटनाएं क्यों बढ़ जाती हैं, इसका जवाब भी इसी बिल के प्राविधान में निहित है। जब शक्ति का अतिक्रमण होगा और सीमाओं से बाहर जाकर अधिकारियों को बेजा दबाव डाला जाएगा, वो भी तब जब लोकतंत्र की बात करने वाले अपने समय में पूरे के पूरे एक सत्र में एक विधानसभा सत्र बुलाते हैं और लगातार हर वर्ष केवल पर आप चुनी हुई सरकार से सिर्फ इसलिए अधिकार छीन नहीं सकते हैं कि अधिकारियों से दुर्व्यवहार हुआ। मैं आपको उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में 10 ऐसे उदाहरण गिना सकता हूं जब अफसरों को बंद करके चप्पलों से पीटा गया था। सिर्फ इस आधार पर कि अफसरों से दुर्व्यवहार होता है, एक चुनी हुई सरकार से उसका अधिकार वापस लेना, ये कितना उचित है? नहीं, ये वही लोग तो है ना जिस गठबंधन ने आज अपने गठबंधन को बचाने के लिए लोकसभा में और विधेयकों को छोड़कर इसकी चर्चा पर एकजुट हो गए। जिसकी चर्चा कर रहे हैं इसमें वो राजनीतिक दल शामिल हैं। नोएडा की घटना आपको याद होगी, और नोएडा की घटना में कैसे अधिकारी को चप्पल से पीटा गया था यह भी आपको याद है जी। आपने मुझे बेहतर याद दिला दिया। तो ये प्रकार अधिकारियों को डराने वाले, धमकाने वाले, नहीं, नोएडा में ही नहीं हुआ, आप जानते हैं, भले न कबूले, लखनऊ में भी हुआ है। ये नहीं, ये ऐसे ही करते रहे हैं। और मुझे लगता है कि इतने बड़े अधिकारी के साथ जिस प्रकार से ये लोकतांत्रिक भी नहीं कहा जा सकता, ये मर्यादित भी नहीं कहा जा सकता और नैतिक भी नहीं कहा जा सकता। मुझको लगता है कि जो एक आरोप ये लग रहा है कि आप प्रतिबंधों की इलेक्ट्रॉली चुनाव के आधार पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लड़ नहीं पा रहे हैं, उनको हरा नहीं पा रहे। 3 चुनाव में उन्होंने आपको हराया, फिर मेयर इलेक्शन भी जीत गए। अब आप उनसे नहीं जीत पा रहे हैं तो अब आप इस तरह का कानून लाकर उन पर उनके अधिकार छीन के उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रजेश भाई, आप आधा ही सच देख रहे हैं। दिल्ली की लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हैं? मुझे लगता है कि यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, यह बार बार लगातार होते हुए हमने देखा है। तो इसका मतलब यह नहीं है सर, आप पूरा सच नहीं बता रहे। लोकसभा सांसदों के पास कौन सा दिल्ली सरकार चलाने का अधिकार है? नहीं है सर। नहीं, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो भी तो आधा ही सच बता रहे हैं।
तो 50-50 अगर है और उसके बाद भी अधिकारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार अगर वहां का स्वेच्छाचारी ओके, तो सिर्फ नेता एक करता कारण है कि एक तो बार मुझे एक चीफ लगता है कि सेक्रेटरी की अधिकार- पिटाई हो गई, इस कारण राज्य सरकार से पूरे अधिकार वापस ले लो, करेक्ट? नहीं, एक घटना नहीं है, ये तो सर्वोच्चता की घटना है। लगातार इस प्रकार की घटनाएं वहां पर आ रही हैं जब अधिकारियों के साथ इस प्रकार का बिना धन्यवाद, कैबिनेट आप नोट हमारे के साथ केवल जुड़े रहिएगा, आदेश डिबेट देना, को आगे बढ़ाएंगे। मौखिक आधार पर कह जी। देना और अमल में लाने की बात करना। शुक्रिया। मनोज काका, आज दिल्ली में दिल्ली सरकार के जो अधिकार हैं स्पेशली सर्विसेज मामले के, उसको जो अध्यादेश का बिल है, दिल्ली सेवा अध्यादेश बिल, आज लोकसभा से वो पास हो गया है, ध्वनिमत के आधार पर बहुमत है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? देखिए, इसका इम्पैक्ट तो जो पड़ेगा वो पूरा दिल्ली की जनमानस तय करेगी। और हमारी पार्टी तो यही राय रखती है कि कोई भी वो संवैधानिक पीठ का फैसला था, इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ का फैसला था। और जो संजय सिंह जो बात कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि संविधान के 239 AA में ये अभी निर्धारित है, आपको बता रहा हूं, वो संविधान में अभी निर्धारित है। दिल्ली के लिए स्पेशल आर्टिकल है, उसमें निर्धारित है कि जो वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा उसको पुलिस का, सार्वजनिक क्षेत्र का और भूमि का 3 अधिकार होंगे, बाकी सारे अधिकार वहां चुनी हुई गवर्नमेंट के होंगे। लेकिन अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के लिए एक परिभाषा दिया था कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तो डेमोक्रेसी फॉर द अडानी, डेमोक्रेसी इज द अडानी, डेमोक्रेसी फॉर द अडानी हो गया है, डेमोक्रेसी बाय द अडानी। अब अडानी को कोई वहां प्लांट लगाना होगा, हो सकता है कि दिल्ली सरकार उसमें रोक लगा रही हो सकता है कोई संवैधानिक बात हो। अब उसको पूरे दिल्ली को भी, इस देश के राजधानी को कैसे गिरवी रखा जाए, इसका पूरा प्रबंधन हो रहा है। जहां की जनमानस ने इनको 3 सीट दिया, जहां की जनमानस ने इनको नकार दिया, जो गृह मंत्री वहां पर्चे बांट रहे थे, लोगों ने नकार दिया कि नहीं, आपके वादे आपके झूठे हैं। इनका दोहरा चरित्र आप नहीं जानते हैं साहब, 1 मिनट मैं बता रहा हूं। जानते हैं इनका दोहरा चरित्र कितना? जो लोग बिल्किस बानो के दुराचारियों को माला पहना रहे थे, एक बहन को न्याय नहीं दे पाए, वो आज घूम घूम के मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे सांसद तो जाएंगे इस देश में मुस्लिम बहनों को राखी। अगर अफसर और लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलकर सरकार चलाएं तो इसमें क्या बुराई है? ये लोग अपना एडवाइजरी दें, सलाह देते रहे। नहीं, ठीक सलाह है आपकी भी। तो इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दीजिए, तानाशाही की तरफ तो बढ़ ही रहा है। वो सिर्फ एक ऑर्डिनेंस उस सरकार के खिलाफ नहीं लाया गया है, आपके माध्यम से बता रहा हूं, इस देश में लोकतंत्र के खिलाफ लाया गया। धन्यवाद। यही तो हिटलर किया। उमाशंकर पांडे, जो लोग डर गए हैं कि अब जनमानस उन्हें नहीं चुनेगी, तो आप इन्हीं दिनों मैं उमाशंकर पांडे को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। लाएंगे। धन्यवाद मनोज जी। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। तो आज तो लोकसभा से पास हो गया, आपकी पार्टी ने विरोध किया, लेकिन अब आपके पास न बहुमत है न कोई ज़्यादा आवाज़। अब तो कानून बदल रहा है और जो आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ 12 साल लड़ी और आपसे दिल्ली छीन लिया, आपसे पंजाब छीन लिया, आज लोकसभा में आज उनके सपोर्ट में गठबंधन बचाने के लिए। नहीं ब्रजेश जी, देखिए आज तो गठबंधन की बात है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये तर्क क्या, ये कुतर्क कर रही है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी इसी दिल्ली में पहली बार 28 सीट जीत कर आई थी, तो उसकी सरकार बनाने में क्या कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन नहीं दिया था? तब तो किसी गठबंधन की बात नहीं थी। हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान में भरोसा रखने वालों की मदद करती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं देखती, उसमें सत्ता का लालच नहीं देखती। और इसीलिए तब भी हमने आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई थी और आज तो हमारे गठबंधन का हिस्सा है और संविधान पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने की कोशिश कर रही है। शहद भरी बातें आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको गठबंधन बचाना है, वरना आपको गला पकड़ के पटक चुके हैं दिल्ली में और गला पकड़कर पटक चुके हैं पंजाब में। ठीक है, हम पंजाब और दिल्ली में उनसे लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। लड़ोगे? बिल्कुल, हमारे तो लड़ोगे सर, सभी भी दे रहे हो, गले भी मिल रहे हो सर, सभी, और यहाँ लड़ोगे सर। अब ब्रजेश जी देखिए, हमारे सभी मुद्दों पे उनसे एक मत नहीं है, मनभेद भी हैं, मतभेद भी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने दें किसी को। इसका मतलब ये मतलब लड़ेंगे, लेकिन अगर बीजेपी आ गई तो आप लोग मिल के लड़ेंगे। नहीं, जब मैंने आपको उदाहरण दिया, जब आम आदमी पार्टी का पहली बार 28 सीट जीते थे तो सरकार बनाने में हमने मदद की, तब कौन सी बात थी?
तब तो ना गठबंधन था, ना मिलने की कोई बात थी, और तब तो मतभेद और मनभेद चरम पर थे। तब भी हमने उनको सरकार उनकी बनवाई। कांग्रेस क्यों तो ये केजरीवाल सरकार से अधिकार वापस लेना चाहते हैं? कोई बात है? इनको किस बात का डर है? हाँ, इनको ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार छीन लेते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार छीन लेते हैं, महाराष्ट्र में जो हुआ आपने देखा, ये एकीकरण चाहते हैं, ये सेंट्रलाइज्ड डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। मोदी जी का यही इच्छा है भैया कि सब कुछ मेरे पास रहे। धन्यवाद पांडे जी। और इतने बड़े डिक्टेटर नेक्स्ट हैं, संयोग और प्रयोग की बात छोड़ दीजिए, संयोग था या प्रयोग था, कोई इनके खिलाफ जज खड़ा हो जाता है, कुछ दिन बाद उसकी हत्या हो जाती है, इनका खुद का मंत्रिमंडल का कोई सहयोगी इनके खिलाफ बोलने लगता है, वो कार में डेड पाया जाता है। थोड़ा सहयोग करें, आज इस राउंड में थोड़ा वक्त कम है, नेक्स्ट राउंड में आप टाइम ले लीजिएगा। डॉक्टर एमएच खान, तो अगर बाबू और लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलकर सरकार चलाएं और चुनी हुई सरकार उनको सलाह दे, इसमें क्या बुराई है खान साहब? नहीं, चुनाव वहाँ का विधानसभा को भंग कर देना चाहिए। बाबू और लेफ्टिनेंट जनरल मिलकर सरकार चलाएं, जनता का जो मत हुआ, मत के हिसाब से जो केजरीवाल को दिया है उसको ख़त्म कर दें। एक ही चीज़ बची है, क्या करेंगे? झुंझुना पकड़ के बैठे रहेंगे क्या केजरीवाल? आप पूरे देश में काम वो कर रहे हैं जो संवैधानिक रूप से गलत है। देखिए, मैं कभी कभी आपसे बीच बीच में कहता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। शाहबानो केस में क्या हुआ था? शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कांग्रेस ने उसको पार्लियामेंट में बिल ला के पेश के फेल कर दिया। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया आम आदमी पार्टी के पक्ष में, बीजेपी ने वही फैसला पार्लियामेंट में लाके रद्द कर दिया। तो ये लोग खेल खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अछूते हैं। आज ये एक साथ खड़े हुए गए हैं तो अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है मिश्रा जी। लोकतंत्र में जो जनता होती है उसकी आवाज सुनी जाती है। अरे आपने संजय चौधरी को सुना नहीं? समर्थक नहीं है भाई, चीफ सेक्रेटरी की पिटाई करते हैं, सीसीटीवी बंद करके मारपीट करते हैं, अब क्यों ना अधिकार वापस ले लें? यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होता है मिश्रा जी? उत्तर प्रदेश में क्या होता है? यहाँ तो एसएसपी के बंगले को घेर लिया जाता है, मारा जाता है। अभी तो दो दिन पहले ही चौधरी साहब थे एसएसपी का नाम बरेली के, उन्होंने दंगा होने से बचा लिया, उनको तुरंत पीएससी में ट्रांसफर कर दिया। 5 घंटा नहीं लगा पीएससी में ट्रांसफर। ये ईमानदार अफसरों का गला घोटने का काम है कि नहीं है? ये बात करेंगे ईमानदारी है उसकी। जी धन्यवाद खान साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, डिबेट के दूसरे चरण में आपको बाकी मौका देंगे अपनी बात रखने के लिए। आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और यूपी के प्रभारी। वकार साहब, शुक्रिया आपका। ये दिल्ली अध्यादेश बिल जो आया है और आज लोकसभा से पारित भी हो गया है, मैंने सुना असदुद्दीन ओवैसी ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन वो एक तंज कर रहे थे कि दरअसल केजरीवाल और उनकी पार्टी का डीएनए बीजेपी वाला ही है। आपने सुना उनके तंज को? क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये लोग बीजेपी के द्वारा जनित हैं? सर, ओवैसी साहब ने ये जो बिल लेके आए थे उस पर उन्होंने कहा था कि वोटिंग कराई जाए। उन्होंने बीजेपी के बिल का विरोध किया, और जो बात आपने कही, ओवैसी साहब को अरविंद केजरीवाल साहब ने पहले ये बात कही थी कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। वो मसला नहीं है। मसला यहाँ ये है कि इंसाफ की लड़ाई जब लड़ी जाएगी तो हम लोग इंसाफ के साथ खड़े होंगे, एमआईएम वाले सब इंसाफ के साथ खड़े होंगे। इतनी देर से मैं बहस सुन रहा हूँ आपकी, बैठे हैं बीजेपी वाले प्रवक्ता हमारे। देखिए, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यूटी 8 हैं देश में। 8 यूटी में से कितनी जगह पर चीफ मिनिस्टर है जो अहम है। देखिए, जनता जो भाषा समझती है वो समझती है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी सीधी भाषा। उसको कोर्ट की भाषा, अध्यादेश की भाषा समझ में नहीं आती है। 8 यूटी में से कितनी जगह मुख्यमंत्री है? 2 जगह, एक पुदुचेरी में और एक दिल्ली में। बाकी सब जगह एडमिनिस्ट्रेटर है, कहीं भी मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन जहां मुख्यमंत्री है पुदुचेरी में, वहां के ऊपर यूटी में मुख्यमंत्री को अधिकार है कि वो अपने अधिकारियों को खुद ट्रांसफर करे, पोस्टिंग करे, चुने और अपने अधिकारियों से जनता के हित में काम ले। पुदुचेरी में एक ही जगह।
वही चीफ मिनिस्टर दिल्ली में है। तो जब पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर को अधिकार दिया जा सकता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? सर उसका एक तर्क है कि दिल्ली सर, नेशनल कैपिटल है, सर राष्ट्रीय राजधानी है। सर पुलिस रखिए ना आप अपने पास, है तो आपके पास अधिकार। अगर राष्ट्रीय राजधानी है और आप हमें ये समझा रहे हैं तो एलजी का चुनाव कराइए, लेफ्टिनेंट जनरल का चुनाव करा दीजिए, एक पोस्ट बढ़ा दीजिए। तो कहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहीं चुनाव होता है? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखिए अगर आपकी तरह बहस करने पाएंगे तो हम बड़ी उल्टी सीधी बहस करेंगे। आप आम कहेंगे, हम इमली कहेंगे, आप आपके नेता आम आदमी पार्टी के जेनेटिक पर सवाल उठाते हैं और आप यहाँ कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव करा लो। आपने सुना अपने नेता की स्पीच? आप दिल्ली उनके डीएनए पर सवाल उठाते हैं। सुनिए, आप बिल के साथ हैं या बिल के खिलाफ हैं, पहले तो ये बताइए। मैं आपके साथ हूँ, हमारे साथ जो आप करेंगे वो मैं करूंगा। और इस वक्त हम आम आदमी के साथ हैं। गाली दे के साथ हो सर? गाली क्यों दी? अब आप किसी के जेनेटिक मसले पर सवाल उठाना ये क्या है सर? भारत, इसको क्लैरिफाई करिए। जनता को अगर बीजेपी को चुनना होता और एलजी साहब को चुनना होता और अधिकारियों को बीजेपी के अधीन रखना होता तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई होती। जनता ने आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर यह साबित कर दिया कि वो बीजेपी के अधिकारों के तहत काम नहीं चाहती है। अभी तो वो वाला हिसाब किताब हो गया कि साहब आपने सिपाही भेजा बॉर्डर पे, उसके दोनों हाथ काट दिए, आपने उसके दोनों हाथ काट दिए, दोनों पैर काट दिए और कहा ये बंदूक पड़ी है, चलाओ इसको। कैसे चलाएगा? आप जनता की चुनी हुई सरकार के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालना चाहते हैं। तो यूपीएससी पास बाबू और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर मिलकर सरकार चलाएं और चुनी हुई सरकार उनको सिर्फ सलाह दे, एडवाइजरी दे, क्या बुराई है? वो भी तो इसी देश के हैं। सर एग्जामिनेशन पास किया है उन्होंने। सर शब्द बहुत कड़े हैं मेरे पास, लेकिन क्योंकि अब मैं थोड़ा शरीफ हो गया हूं इसलिए वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं। नहीं, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं। नहीं, ये कौन सी बात है? मतलब नहीं, सुनिए, अगर अधिकारी और एलजी साहब मिलकर प्रदेश चला सकते हैं तो राष्ट्रपति साहब और गवर्नर साहब मिलकर देश क्यों नहीं चला सकते हैं? बात कीजिए इस पर। वहां तो आप अधिकार सीमित किए हुए हैं, वहां तो सारे अधिकार हमारे पास, मतलब कुल मिला के पूरे देश के अधिकार आपके पास, संविधान भी आपके पास, कानून भी आपके पास, चुनी हुई सरकार भी आपके पास, जनता भी आपके पास। तो इनकी राजनीतिक नस्ल पर आपने उंगली क्यों उठाई? किसके? आम आदमी पार्टी के। सर मैं आपसे कह तो रहा हूं कि पहले उसको अधिकार दीजिए। मैं तो ये बेसवाल उठा रहा हूं कि अगर दिल्ली की सरकार एलजी साहब चला सकते हैं तो केंद्र की सरकार, सर आपने आज लोकसभा में सपोर्ट तो किया लेकिन गाली देकर सपोर्ट किया, मेरा ये सवाल है। सर आपस में कभी कभी मोहब्बत में हम लोग मजाक में मोहब्बत में कुछ भी कह लेते हैं, आप उस पर मत जाइए। मतलब किसी के नस्ल पर सवाल आप मजाक में करते हैं? सर मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या एक हाथ कटा और पैर कटा सिपाही लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। तो आपके मैं तो वही कह रहा हूं जो आप बोल रहे हो, मैं आपसे कहां लगूं? नहीं, तो दिल्ली में आप बाह काट कर हाथ काट के मुख्यमंत्री क्यों चाहते हैं? ओके, ऑल राइट। बीरेन सिंह जी आ गए हैं डिबेट में। बीरेन जी स्वागत आपका। तो आज लोकसभा में तो बिल पास हो गया है, अब तो राज्यसभा में बस फॉर्मेलिटी, क्योंकि नंबर तो ही है इनके पास। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या आगे? एक सांसद वो भी सस्पेंड। देखिए अब तो मुख्यमंत्री की हालत वैसे हो गई है जैसे सभासद जाता है वैसे मुख्यमंत्री आएगा जाएगा। दिल्ली में अब तो ज़्यादा कोई अधिकार तो रहा नहीं, आईएएस पीसीएस तो छोड़िए, अब वो चपरासी तक मुख्यमंत्री नहीं बदल सकता। तो ऐसी विचित्र सरकार तो बहुत कम देखी गई है और भारत में ये शायद ये पहली बार है। लेकिन बड़ी हैरत इस बात की भी होती है कि सुषमा स्वराज पहले एक बार मुख्यमंत्री रही, साहब सिंह रहे बीजेपी से, शीला दीक्षित 3 बार रही। केजरीवाल के मामले में इतना जल्दी इस तरह का मामला हुआ, केजरीवाल को लेकर इतना बवाल क्यों है? आम आदमी पार्टी की जो सरकार है क्या उससे बीजेपी ज़्यादा परेशान है? आज गृह मंत्री जब भाषण दे रहे थे तो उससे एक बात ये साफ हुई कि ये बहुत
जो सरकार है दिल्ली की, ये बहुत सरकारें रही, लेकिन ये वाली सरकार बड़ी उखमजी सरकार है, बड़ा तंग करती है, ये परेशान करते हैं बहुत, इसलिए इनके हाथ पैर काटना थोड़ा ज़रूरी हो गया है। उससे ऐसा भाव लगता है कि इसने केंद्र को बड़ा परेशान किया है। केजरीवाल भले राष्ट्रीय पार्टी है, 2 राज्यों की, लेकिन वो बीजेपी को बहुत चिढ़ाते हैं और ये उनको खराब लगता है। आपने गुजरात में चुनाव लड़ाया, आपने एमसीडी का चुनाव जीत लिया, अब बीजेपी कितना दिन बर्दाश्त करे इनको। तो ये लगता है कि अब पानी सर के ऊपर हो गया था। ब्रजेश जी, जब से दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन हुआ, बीजेपी ने मान लिया कि लोकसभा में जब 7 सीटों पर चुनाव होगा तो ये हमारी ज़मीन खोदे हुए है, कहीं गड्ढे में गिर न जाए, तो अब इस पर काम करना ज़रूरी हो गया। ऐसी सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का है जो नाली खड़ंजा भी ना साफ करवा पाएगा, जिसके कहने पे न कोई प्रमुख सचिव सुनेगा न कलेक्टर सुनेगा। ऐसे मंत्री बने, 2 मंत्री तो पहले से जेल में है, वहाँ भी कोई काम नहीं बन पाया। ये लड़ाई अधिकारों के बहाने सियासत की लड़ाई चल रही है। सियासत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी ने हासिल कर लिया, लेकिन दिल्ली के मामले में अब वो बहुत अधिकारों के मामले में पीछे हो गई है। विधानसभा बनी है, 70-75 लोग वहाँ बैठेंगे, बहस करेंगे, बस बहसे तक रहो, भत्ता लो, घर जाओ। ना कोई मंत्री का अधिकार है रह जाएगा, ना कोई, सब मामले में विज्ञापन तक पे तो उनके एलजी के जो है नज़र है। तो ये जो लड़ाई है ये बहुत आगे निकल चुकी है। आज गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस रही हो तो उसे बीजेपी से परेशानी नहीं थी, बीजेपी केंद्र में रही और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही तब परेशानी नहीं थी। परेशानी इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, तो इतनी परेशानी बढ़ गई कि अब तो मामला एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है। तो ये जो चीफ सेक्रेटरी को कहते हैं पिटाई वाला मामला है, ये तो सरकार की ऐसी हालत हो गई कि मुख्यमंत्री अब किसी की चिकोटी भी नहीं काट सकता कि भाई ये सब क्यों कर रहे हो। पहले तो मुख्यमंत्री को देख के अधिकारी डर जाते थे, और देखिए नौकरशाही और बेलगाम होगी, और नौकरशाही जब ये देख लेती है कि घुड़सवार कमज़ोर है तो फिर वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाती है। ये ज़रूर है कि भाई सरकार बनाने के लिए वोट डलवाया आपने, जनता से चुनवाया, अब उनकी स्कीमें इनके स्कीमों से टकराने लगी। अब वो कहते हैं तुम रेवड़ी बांटते हो, वो कहते हैं तुम सिलेंडर बांटे हो, वो कहते हैं लाल किताब, वो कहते हैं लाल टमाटर, बड़ा बड़ा एक एक बातें बयान आते हैं। लेकिन इस सब में फ़ायदे में देखिए ब्यूरोक्रेट रहेंगे, क्योंकि वो सब उपराज्यपाल भी ब्यूरोक्रेट होके आते हैं, तमाम सारे लोग इसी तरह कहते हैं। एक व्यंग्यकार ने लिखा है कि अधिकारी या तो व्यवहारी हो सकता है या तो कारोबारी हो सकता है, इसके अलावा वो और कुछ होता नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि सियासत में जी इतना एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव आ जाना लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। सरकारें पहले भी रही हैं, इंदिरा गांधी की, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी तब भी उनको खामियाजा इसका भोगना पड़ा। उसके बाद से बहुत सारी सरकारें रहीं, अटल जी की सरकारों का विपक्षी भी सम्मान करते थे। बहुत चीज़ें हैं, देखना होगा, क्योंकि इज्जत शोहरत एक ऐसी चीज़ है जो परमानेंट कभी नहीं रहती है। ये सब नसीब पर है और वक्त पर निर्भर करता है। जहां आज हम हैं कल कोई और हो सकता है, तो ये बदलाव आते रहते हैं। और आज दिल्ली में जो हालात बने हैं वो ये है कि सरकार ख़त्म हो गई, सरकार नाम की चीज़ बची नहीं। अब उसकी हालत नगर पालिका से भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। नगर पालिका में भी अधिकार होंगे, हमें लगता है दिल्ली के मेयर को ज़्यादा अधिकार होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री की तुलना में। जी तो हाथ पैर काट के बैठा दिया, काट पीट के गड़रिया की लाठी कर दिया, अब वो कुछ बचा थोड़ी मुख्यमंत्री के पास। अब वही डंडा छोटा सा लेके हकाओ भेड़ों को। अनवर जलालपुरी साहब का एक शेर है, वैसे ब्यूरोक्रेट के लिए मैं एक शेर कहता हूँ, पहले उसको सुनिएगा कि उनके मज़े के दिन आ गए।
क्योंकि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज अफसर को तो बहुत है मगर आराम के साथ। और आम आदमी पार्टी के लिए आज ये शेर बड़ा मौजू है केजरीवाल के लिए जी कि मैं एक चिराग हूँ, ना दीवार है न छत मेरी, हवाएं फिर भी करती हैं मुखालफत मेरी, और मैं बादशाह हूँ एक गुजरे हुए ज़माने का, और सिमट के रह गई है एक घर में सल्तनत मेरी। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक और इनपुट हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत की संसद लोकसभा से दिल्ली सेवा अध्यादेश बिल पास करा लिया गया है। अब इसे राज्यसभा में औपचारिकता हो, और क्योंकि नंबर रूलिंग पार्टी के पास है, उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन और ये कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। हालांकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी, आप मुझे बताइए कि किस आधार पर आपकी पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली सेवा बोर्ड का जो बिल है वो राजनीति से प्रेरित है? कारण? संविधान में ये दिया गया है कि कार्यपालिका और विधायिका के काम दिए गए। जो दिल्ली सरकार, जिस दिल्ली की जो सरकार बनी 239 AA के तहत, उसमें क्लॉज सी पॉइंट में है जिसमें यह भी कहा गया है कि पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व हो। तो ये हमारा संविधान में, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में ये पूरी व्यवस्था की गई है। और उसके तहत अभी सांसद जी कह रहे थे, उसमें यही बताया गया है कि इस देश में जो हमारा मूल संविधान है, ये बिल उससे छेड़छाड़ किया गया और ये बिल गलत तरीके से लेके आया गया है। क्योंकि अगर संविधान के किसी भी प्रारूप में आपको परिवर्तन कराना है तो 2/3 तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जो इसके प्रावधान है वो अधिकार आपको क्यों चाहिए? एक एडवाइजरी सरकार की भूमिका का निर्वहन आपसे चाहती है केंद्र की सरकार, और उनका स्पष्ट मत है कि दिल्ली कभी पूर्ण राज्य था ही नहीं। तो मोदी जी को एडवाइजर बना देते हैं और राष्ट्रपति महोदय का शासन कर देते हैं पूरे देश में। क्या गलत है इसमें? मोदी जी सलाह दें, आराम से कपड़े बदलें, सलाह दें, फोटो खिंचाएं, चश्मा रखें, बड़ी पेन रखें, राष्ट्रपति महोदय काम कर लेंगे, गवर्नर सरकार चला लेंगे। आरोप है कि आपको ज्यादा अधिकार, अराजकता और करप्शन। होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आपने सुना? आपके दो मिनिस्टर जेल में हैं। नहीं, दिक्कत क्या है, संविधान और कानून को मानने वाले लोग तो है नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी को मारा गया। माननीय न्यायालय का फैसला है, उसमें सबके सब लोग बरी हुए। किस तरीके की झूठी बातें, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। अभी 5 जजों का फैसला है, उसको नहीं मानते हो आप। अभी कोर्ट ने खुद कहा कि नहीं, इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी से लेके विधायक तक बरी हुए, उसको भी नहीं मानते हैं आप। कानून को नहीं मानने वाले ये लोग हैं, संघीय ढांचे को मानने वाले नहीं ये लोग हैं, तानाशाही को फैलाने वाले ये लोग हैं। यही भारतीय जनता पार्टी। आज साहब सिंह वर्मा, खुराना साहब, सुषमा जी की आत्मा रो रही होगी। क्या कह रहे होंगे वो लोग? इसी दिल्ली के पूर्ण राज्य की लड़ाई लड़ी उन्होंने। धन्यवाद सर। 2013 के मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। हाँ, नहीं मैंने देखा है, मैंने बीजेपी का ट्वीट भी देखा है 2013 का। वही अगला सवाल संजय चौधरी से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। 2013 में तो आपकी पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी और उसके बाद भी आप दिल्ली को पूर्ण राज्य चाहते हैं, यानी जब आपके पास दिल्ली की राज्य सरकार की कमान हो तो आपको पूर्ण राज्य चाहिए, लेकिन जब अपोजिशन के पास हो और वो भी लगातार हो तो आप उसके अधिकारों को कर्टेल करेंगे। ये तो भेदभाव हुआ संजय चौधरी जी। ब्रजेश भाई, मैं शुरू से इसी बात को कह रहा हूं कि वैसी परिस्थिति में जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे और 93 से लेकर 15 तक, तब एक भी ऐसी घटना क्यों नहीं होती है जब अधिकारों को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होती है। ये विशेष परिस्थिति के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, तभी इन नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। और मुझे लगता है कोई प्रवक्ता इस बात को कह रहे थे, ये जो 69th पार्लियामेंट का ये जो संशोधन था, इस पर जब बहस होती है तब तत्कालीन गृह मंत्री स्पष्ट रूप से स्पष्टता करते हैं लोकसभा के अंदर। उन्होंने कोट किया कि कार्यपालिका और कार्यप्रणाली और सेवा प्रणाली दिल्ली के इस केंद्र शासित राज्य के लिए केंद्र के अधीन ही रहेगी। मुझे लगता है कि इतने क्लियर निर्देश के बाद
और दूसरी ये जो भ्रम की स्थिति फैलाई जाती है कि सारे राज्यों की स्थिति और दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति दोनों अलग अलग स्थिति है। इसको केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर विरोधाभासी रूप से नहीं प्रस्तुत किया जाता है। हम जिस निर्णय की बात कर रहे हैं, जिस निर्णय पर विचार कर रहे हैं, जिस विधेयक को लेकर आए हैं, वो आज की स्थिति में है और आज की स्थिति में दिल्ली राज्य का दर्जा नहीं है, वो केंद्र राज्य जी। धन्यवाद आपका संजय चौधरी जी, और केंद्र शासित जी। मनोज काका, संविधान में या भारत के प्रणाली में तमाम चीज़ें ऐसी जो अलिखित हैं वो मर्यादा के दायरे में रहती हैं, यानी बहुत सी चीज़ें मर्यादा में लोकतांत्रिक सरकारों में चलती हैं। लेकिन अब जिस तरह की राजनीति हो रही है, और संजय चौधरी ने कहा आज की परिस्थिति में, क्या है आज की परिस्थिति? आज की परिस्थिति यही है इस देश में। आज की परिस्थिति मैंने बताया, तो आज की परिस्थिति यह है कि एक चुनी हुई सरकार जो अब ये डर चुकी है कि इस देश के जनमानस, जो सरकार इस मुद्दे पे आई कि अच्छे दिन आएंगे, वो सरकार 300 रुपया किलो टमाटर खिला रही है। जो सरकार ये कही कि काला धन वापस आ जाएगा, इस देश में 52% काला धन बढ़ गया। जो सरकार ये कही कि डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया, वो 100 रुपये के पार हो गया। जो सरकार ये कही कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे, उस सरकार ने किसानों पर थार चलवाया, बर्बर लाठियां चलवाई। आपको ऐसी क्यों आशंका है कि ये भविष्य में और राज्य सरकारों के प्रति यही आचरण? हमको ही नहीं, आपने जो संजय चौधरी जी प्लीज वेट। मैं हमको ही नहीं, इस दुनिया में सबसे लंबा और सबसे लंबा अगर कहीं का संविधान है तो भारत का है। उसमें सबके हित की बात करी गई थी। लेकिन जब इस देश के संविधान को नहीं बल्कि लोकतंत्र को गिरवी रखना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो जानती है कि उसके भ्रष्टाचार से, उसके कुकृत्य से जो भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई साहब बस मैं खत्म कर रहा हूं भैया, सुन तो लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के बहनों पर एक शब्द ना बोल पाई, बिल्किस बानो पर ना बोल पाई, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर नहीं बोल पाई, उन्नाव नहीं बोल पाई, वो भारतीय जनता पार्टी राखी बंधवाने का नाटक कर रही है। इस देश के लोग और माताएं बहनें अब माफ नहीं करेंगे। और सबका एक तरीका है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही है। ओके, उमाशंकर पांडे जी, आपको ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि जो दिल्ली राज्य सरकार के साथ हुआ, ये भविष्य में केंद्र की सरकार दूसरे राज्यों के साथ भी ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जहां पर इनकी सरकार नहीं है वहां पर ये कुछ भी कर सकते हैं अपने नियंत्रण में लेने के लिए। और ये अभी कांग्रेस की सरकारों के पीछे छिप रहे थे, अमित शाह जी आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पीछे छिप रहे थे, तब ये हमारी लोकतांत्रिक सरकार थी संजय जी। तब हमने आपकी सरकार को परेशान करने के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग आपसे छीन कर हमने अपने पास नहीं रख लिया था, वो आप ही के पास था। मई 2015 में आपने एक नोटिस जारी करके दिल्ली सरकार, चुनी हुई सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार से आपने ट्रांसफर पोस्टिंग उनसे छीन लिया। इसका मतलब आप ये नहीं चाहते हैं कि जो दिल्ली सरकार के अधीन अधिकारी काम करते थे उनके अधीन ना रहकर आपके इशारों पर चलें। फिर तो आप अराजकता का माहौल दिल्ली में पैदा कर देंगे, दिल्ली सरकार को कमजोर करने, इसका मतलब दिल्ली की जनता को कमजोर करने की साजिश आप रच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है, इसीलिए ये इंडिया का गठबंधन इसीलिए और प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि आप पूरे देश में इसको लागू करना चाहते हैं, आप पूरे देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। और अगर ये मोदी सरकार इस बार जीती तो आपने सारे संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, आपने ईडी सीबीआई सबके माध्यम से विपक्ष को समझ में नहीं आया मंत्री जी ने क्या कहा सदन में, वॉशिंग मशीन आपने सुनाई नहीं दिया मंत्री जी ने क्या कहा सदन में, और लोकतंत्र और संविधान सुनाई नहीं दिया मंत्री जी ने क्या कहा है सदन में जी। हाँ बिल्कुल मंत्री जी ने कहा, पूरे देश ने सुना और वो उन्होंने कहा। धन्यवाद डॉक्टर एमएच खान। यही रहे तो समझ में आई नहीं बात, ये पहले से ही कर रहे हैं। समझ में आई नहीं बात मंत्री जी ने क्या कहा? हाँ बिल्कुल, ये पहले से कर वही रहे। मैं तो कहा जस्टिस लोया की हत्या हो जाती है, ओके डॉक्टर एमएच खान, हरेंद्र पांड्या की हत्या अपोजिशन को इस बात का संदेह है कि इसका इस्तेमाल अन्य राज्य सरकारों के खिलाफ भी किया जा सकता है, लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी की बात मुझे समझ में नहीं आई सदन के भीतर कि वो आप पार्टी के राजनीतिक नस्ल को बीजेपी की नस्ल का करीबी बताते हैं और लेकिन सपोर्ट भी करते हैं। तो ये इन लोग के बीच क्या चल रहा है, लव एंड हेट का ये रिलेशन क्यों सर? नहीं, उस चीज़ पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो यही देखना चाहता हूँ, आपको बताना भी चाहता हूँ कि बीजेपी एक तीर से दो निशाना कर रही है। एक तीर से ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है इसको बिल्कुल लूला लंगड़ा बना दीजिए,
और दूसरी बात, जनता जो पूरे हिंदुस्तान की जनता है वो महंगाई के आवाज को न सुन सके, महंगाई न पूछे कि महंगाई बढ़ रही है। पिछली बार आपने रोजगार न टमाटर पूछे, कब खरीदा रोजगार खान साहब? खत्म हो चुका है। और मारपीट का ये सवाल ना पूछिए, मैं तो नहीं रोज ही छापे खरीद पड़ रहा हूं। जाएंगे आपके, मुकदमा हो जाएगा टमाटर पर। हाँ, सवाल बोलें। पूछ देंगे। दो टमाटर, एक टमाटर टमाटर खरीद पर रहा हूं। सवाल पूछ देंगे तो मुकदमा हो इस सकता है। चीज को डाइवर्जन करने के लिए कि कोई महंगाई पे चर्चा ना करे, देखिए ये कोई बहुत जरूरी नहीं था। जनता हित में ये ऑर्डिनेंस नहीं आया है। जीरे की जनता दाल का के हित तड़का में लगा आया के है खाओ सर, कि टमाटर जनता को हम जरूरी इतना खाओ पैसा सर। देंगे, इतना ले देंगे। अब ये ना कहना जीरा भी महंगा है। जो इसको सरकार इसको बनारस जो में है सब्जी महंगाई बेचने के वाले को महंगाई जेल से भेज दी। और सब्जी बेचने वाले को जेल भेज दी मनोज नहीं, सरकार। मनोज जी प्लीज बीच में ना बोलें जी। ऑलराइट, आसिम वकार मेरे साथ मौजूद है। वकार साहब, ये जब ये टमाटर you. बेचने वाला आदमी वहां पर अपना पहरेदार खड़ा करता है तो उसको जेल भेज देते हैं। थैंक यू सर। तो ये सरकार क्या बहुत अच्छी वकार साहब, काम कर रही है क्या? प्रेम भी और नहीं, नफरत भी, ये महंगाई को, ये दोनों डाइवर्जन एक को, साथ कैसे नौकरी चलेगा? को, आसिम बलात्कार वकार को, साहब, डकैती को अगर प्रेम ये है करना चाहते हैं तो कहिए यस, और अगर नफरत है तो खुल के कहिए। ये नहीं होगा ना कि इस चौराहे पे प्रेम और अगले चौराहे पे हाथ मरोड़ के झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट। सर एक लाइन बोलना चाह रहा था कि किसी ने एक बात कही है कि यू लव मी और यू हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। मोदी जी ने अभी अपनी कैबिनेट में अपने सांसदों को आदेश दिया कि मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाइए। हाँ, तो मेरा दिल चाहा मैं पूछ लूं, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, आपने दे दिया। ज़किया जाफरी से मोदी जी और बिल्किस बानो से अमित शाह साहब को राखी बंधवा दिए, दोनों सांसद हैं, बंधवाएंगे। बात टमाटर की आ रही थी सर, कल टमाटर लेने में गया तो 60 रुपए के 2 टमाटर दे रहा था, मैंने लिया ही नहीं। मैंने कहा भाई हमारे क्या तो जो सरकार में फिनांस मिनिस्टर है वो कहती है मत खाओ। 60 रुपए में 2 टमाटर, 60 रुपए के 2 टमाटर। ओके। अब है क्या कि जब बिक रहा है, पूरा प्रदेश खा रहा है, पूरा देश खा रहा है, तो मसला ये है कि जो बातें मैंने पहले बोली थी उनको समझिए, उनको सुनिए और उस पर गौर कीजिए। नहीं, मैं गौर उस पर कर रहा हूँ। आपने कहा अब मैं शरीफ हो गया हूँ, इसका क्या मतलब है सर? आप पिछली बार पिछले राउंड में आपने ये बात कही थी, अब आप शरीफ हो गए, इसका क्या तात्पर्य है? नहीं, पहले भी शरीफ था, अब थोड़ा ज़्यादा शरीफ हो गया हूँ। ओके, हाँ जी। किसी विषय पर कोई परेशानी है जो अब आप ज़्यादा शरीफ हो गए? नहीं, मैंने कहा ना, वो बैठे हुए हमारे प्रवक्ता जी बैठे हैं बीजेपी के, संजय चौधरी जी। हाँ। संजय चौधरी जी, बिल्किस बानो से कौन राखी बंधवाएगा और ज़किया जाफरी साहब से कौन राखी बंधवाएगा, बताइए जरा। हाँ, संजय चौधरी, गो अहेड। वकार साहब आपने बहुत अच्छी बात की, दोनों को लेकर आइए, और मैं आपसे दावा करता हूं दोनों से प्रधानमंत्री मोदी को मैं आपके सामने आपको बिठाकर राखी बंधवाऊंगा। आप दोनों को लेकर आइए, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है, और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के हैं, वो दोनों भी गुजरात की हैं, संजय जी, और इस बात को आगे बढ़ाइए और राखी बनवाइए, भाई जाते हैं, बनवाइए, राखी बनवाइए। बहनों घर जाते हैं। क्या सच में आप लोग गंभीर हैं? पता आपको है? क्या सच में आप लोग बहनों गंभीर हैं के इस विषय घर पे? भाई लोग जाते हैं राखी बंधवाने। बिल्कुल निश्चित रूप से गंभीर हूं। मैं चाहता हूं कि आपके साथ मैं आपके चैनल पर मांग कर रहा हूं, मैं आपके चैनल पर बिल्कुल मांग कर गंभीर रहा नहीं हूं, है। और बीजेपी के प्रवक्ता ने मेरी मांग का समर्थन किया है। मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब दोनों बहनों के घर जाएं, ज़किया जाफरी। नहीं, वो कारण लेके आना पड़ेगा। बुलाइए, आप बुलाइए, आप लेके आइए, बोल रहे हैं। टाइम नहीं देंगे तब तक कैसे भाई आएंगे? बहनों के आप घर बुलाइए, भाई आप मुझे जाते बुलाइए, मैं हैं, लेके बहन नहीं आऊंगा। जाती भाई के घर। अच्छा, टाइम दिला दें, वैसे ही हालत हो जाएगा। टाइम दिला दें ना। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम ओवर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट को देखने के लिए। नमस्कार।